आपके फ़ोन में एक मैसेज आता है और आपको पता चलता है कि आपके बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। आप एक लिंक पर क्लिक करते हैं और आपको पता चलता है कि आपका डेटा लीक हो गया। आप अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, पता चलता है कि आपको लाखों रुपए का चूना लग गया। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपकी फ़र्ज़ी प्रोफाइल बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। व्हाट्सएप पर आप एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल उठाते हैं और आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह के न जाने कितने साइबर क्राइम के मामले आए दिन हमारे आसपास घट रहे हैं। नमस्कार, मैं अपर्णा रांगड़ और आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड पर। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए दो ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ इन मामलों को सुलझाया है बल्कि अपने अनुभवों को एक किताब की शक्ल भी दी है। मेरे साथ मौजूद है उत्तराखंड के डीजीपी आईपीएस अशोक कुमार सर और डीआरडीओ के एक्स साइंटिस्ट मिस्टर ओपी मनूचा। सर, आज तक डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अपर्णा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप ऑथर और आप को ऑथर, आपकी एक किताब आई है साइबर एनकाउंटर्स, कॉप्स एडवेंचर विद ऑनलाइन क्रिमिनल्स। सर, तो आपको पहले तो इस किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत धन्यवाद। तो अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पुलिस सर्विसिंग में सर आपको 35 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आज आप डीजीपी पद पर हैं। आपके पुलिसिंग करियर का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड का मामला? देखिए, सबसे बड़े तो हमने पावर बैंक ऐप घोटाला खोला है, जो इस किताब में भी एक कहानी है। जो मार्च 2021 से जून 2021 तक ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे रही और इन्होंने पैसे को 15 दिन में दोगुना करने का झांसा दिया। और इसके बैक पे जब हमने देखा तो चाइनीज़ क्रिमिनल निकले। तो इसकी वॉल्यूम इतना ज़्यादा थी, इन्होंने लोगों को ऐसे कन्विंस कर लिया, पावर बैंक नाम से ऐप थी, कि आपका पैसा 15 दिन में डबल हो जाएगा। तो लोगों को कन्विंस करने के लिए ये भी बोला कि हम पैसा स्टार्टअप्स में लगाते हैं। जो IITian होते हैं, जो IIM वाले होते हैं, वो स्टार्टअप है, उनके स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं तेज़ी से, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह ने किया और जैसे बाइजू ने किया, और इस तरह से पैसा आपका डबल हो रहा है। तो लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया, पोंजी स्कीम जिसे बोलते हैं। और उसमें किसी ने 15 दिन लगाया तो उसका डबल आया, फिर उसने अगली बार और डबल लगाया तो फिर 15 दिन में आ गया। तो विद इन 2 मंथ्स ये ऐप पॉपुलर होती गई। हर आदमी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताता गया, तुम भी रिच हो जाओ, तुम भी सर, रिच। कितने अमाउंट का फ्रॉड ये निकल कर ये सामने आया लगभग था? 10 लाख लोगों ने ये ऐप को डाउनलोड किया हुआ था। इसकी पूरे देश में पहली FIR उत्तराखंड पुलिस ने दर्ज की थी और इसमें देश भर में 250 FIR हुई। और हमारे उसमें अंदाजे में ये लगभग 1500 करोड़ का घोटाला था पूरे देश से, और ये पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू विदेशों में चला गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला था। अगर हम वॉल्यूम की वाइज देखें तो सबसे बड़ा घोटाला मैं यही मानता हूँ। आपने कुछ अपने एक्सपीरियंस देखे, बहुत सारे केसेस सॉल्व किए, फिर एक मोमेंट है होगा कि आपको लगा कि इसे किताब की शक्ल दी जाए, और सर ने आपको इसमें को ऑथर भी किया है बुक लिखने में। आपका क्या रोल किताब को लिखने में रहा? देखिए, ये हमने जैसा कि आपने बताया मिल के लिखी है, हम दोनों की मेहनत है इसमें। तो अशोक कुमार जी क्योंकि पुलिस वेटरन है और इनको बहुत एक्सपीरियंस है और यही डील करते हैं सब चीज़ों से, तो इन्होंने एक दिन मुझे कहा कि ये बहुत साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो हम लोगों को इस पर किताब लिखनी चाहिए जिससे कि लोगों को अवेयर किया जाए। तो इन्होंने पूरा टेक्निकल जितनी सपोर्ट थी, जितना भी केसेस थे, वो सारे इन्होंने गाइड किया कि ऐसे ऐसे इन हम केस को लेंगे, जो कि नॉर्मल जितने साइबर क्राइम्स होते हैं जो कॉमन मैन को अफेक्ट करते हैं वो सारे कवर हो जाएं इसमें। तो उस केस में फिर आगे जाके आईओ से बात करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, निकालना, पुलिस के कैसे पुलिस ने उसको हल किया, ये सब चीज़ों में फिर मेरा योगदान रहा। सर, हैकिंग, आपका अकाउंट हैक हुआ हो कभी, छोटा मोटा या बड़ा साइबर क्राइम सबके साथ हुआ है लगभग, क्योंकि हम जितने टैक्स सेवी हो रहे हैं उतना ही क्राइम की जो स्पीड है वो भी बढ़ रही है। आप कभी खुद साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं? आप? इसमें तो पूरी कहानी है। मतलब मेरे फोटो लेकर के मेरा फेसबुक का फर्जी प्रोफाइल बना दिया, फेक ID। प्रदेश के नंबर 1 पुलिस ऑफिसर का फर्जी अकाउंट बना है, तो आप खुद उसका शिकार हैं। तो हमने कहा कि देखिए इनकी हिम्मत देखिए। ये भी एक वो है ना, किताब लिखने के पीछे जो मोटिव है वो ये भी है कि
कैसे इस चैलेंज से पार पाया जाए। ये लोग की इतनी हिम्मत बढ़ गई, इतने कहीं हज़ारों मील दूर बैठे हैं जामताड़ा में, मेवात में, कोई अफ्रीका में, कि वो यहाँ तक डेयर कर रहे हैं कि प्रदेश पुलिस प्रमुख का भी जो है फेक आईडी बना दे रहे हैं। तो साइबर क्राइम तो मुझे लगता है देश के हर आदमी को किसी न किसी रूप में फेस करना ही पड़ ही रहा है। जी सर, आपके साथ कोई पर्सनल ऐसा वाकया हुआ बिल्कुल, हो? जैसे कि अशोक जी ने कहा, कोई भी इसे अछूता नहीं है। हर एक इंसान को किसी न किसी रूप में साइबर क्रिमिनल ने ठगाया। तो जैसे मेरे साथ एक OLX का फ्रॉड हो गया था। कुछ मैं चीज़ खरीदना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि हम आर्मी के एक्स ऑफिसर हैं और बेच रहे हैं। तो हुआ ये कि QR कोड उन्होंने भेजा, तो पैसा बजाय मिलने के पैसा हमारे अकाउंट से निकल गया। उन्होंने पहले कहा कि मैं आपको दे रहा हूँ 10 रुपये दे के, हम अकाउंट चेक कर रहे हैं। तो उसी चेक करते करते अपने ही पैसे निकल गए। कितने का सर वो अमाउंट? मेरा अमाउंट ज़्यादा नहीं था, 5,000 रुपये थे, लेकिन शिकार मतलब आप भी हुए। टेक्निकली होते हुए शिकार हो गए। तो शायद ही कोई इससे बचा होगा। इन्होंने एक बड़े साइबर टिप की तरफ मेरा ध्यान दिलाया। ये मैं आप सबको आपकी चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है OTP हो या QR कोड हो, इस सब से पैसा आपके खाते से निकलता है, आता नहीं है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये फ्रॉडस्टर्स जो है आपको बताएंगे कि हम चेकिंग के लिए आपका देख रहे हैं, 10 रुपया डाल रहे हैं आपके खाते में, इस नाम से आपका OTP ले लेंगे। तो OTP तो या अपना QR कोड देना ही नहीं है, उससे कभी आपके खाते में पैसा आएगा नहीं, सिर्फ जा सकता है। सर, मान लीजिए मुझे एक मैसेज आता है कि मेरे खाते से 20,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया है, जो मुझे पता है कि मैंने कहीं भी नहीं किया है। ऐसे में दूसरा ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँ? मैं पुलिस थाने जाऊँ, मैं ऑनलाइन कहीं जाऊँ, मैं बैंक को कांटेक्ट करूँ? सबसे पहला कदम एक विक्टिम का क्या होगा? देखिए, अगर आपके खाते से पैसा निकल रहा है तो सबसे पहले आप अपने बैंक को कांटेक्ट करिए, फास्टेस्ट, जिससे वो आगे से ब्लॉक करा दीजिए, फ्रीज करा दीजिए। और उसके साथ साथ आप जो है, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है NCRP, या उसकी हेल्पलाइन भी है 1930, उस पर भी इमीडिएट रिपोर्ट करिए, जिससे कि उसके थ्रू भी बैंकों से कहा जाता है कि अकाउंट्स फ्रीज कर दीजिए। बट डायरेक्ट बैंक को कहेंगे तो फास्टर मेथड होगा। उसके बाद आप इस पे 1930 पे रिपोर्ट करिए, तब जो कंप्लेंट आपकी एटलीस्ट लॉन्च हो जाएगी ऑनलाइन। उसके बाद थाना या साइबर थाने जाने का सोचिए। जी सर, आपने अभी जामताड़ा का भी जिक्र किया था, झारखंड का एक शहर है। तो इस तरीके के हाल ही में एक होम मिनिस्ट्री के एक रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे देश में 36 जामताड़ा है, जो पूरा का पूरा एक गांव या पूरा का पूरा एक कस्बा एक साइबर फ्रॉड के लिए सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए होंगे। इतने सारे हब अभी भी बन रहे हैं, कैसे बन जाता है रातों रात? देखिए, जामताड़ा एक रिप्रेजेंटेटिव है और वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, फिर भी वहाँ पे उन्होंने देख लिया है कि साइबर क्राइम के लिए आपको वहाँ पे मौके पे तो जाना नहीं पड़ता है, घटनास्थल पे जाना नहीं पड़ता है। तो ये बहुत फास्ट ग्रोइंग क्राइम है। आप दिन भर में अगर आपने 500 कॉल की, 500 लोगों को मछली के रूप में जाल में फंसाना चाहा फिशिंग करके, तो 5 तो आपके जाल में आएंगे। 5 भी जाल में आ गए तो 1 लाख रुपये बन गया आपका, 1.5 लाख रुपये बन, तो आप तो 30, 40, 50 लाख रुपये में पहुँच गए मंथली। तो इतना इसमें जो मतलब लोगों को इतना ज़्यादा एक प्रकार से लालच है, और फिर एक दूसरे को देख के पूरा का पूरा गांव यही करने लगता है। और जैसा आपने अभी कहा, अभी दिल्ली पुलिस ने, आपने देखा होगा, अभी 21,000 वहाँ से सिम पकड़े। ये सब फर्जी फेक आईडी पे बने हुए सिम्स होते हैं। तो उसी तरह के और भी साइबर क्राइम हब्स बनते जा रहे हैं देश भर में। मेवात, अब तो मेवात जो है जामताड़ा से बड़ा हो चुका है। सर, सेक्सटॉर्शन एक गंभीर एक समस्या है अगर हम साइबर क्राइम की बात करते हैं। युवा, बुजुर्ग, इसमें हर कोई इसमें एक टारगेट रहता है। एक ऐसी भी समस्या है कि जिसमें पुलिस के पास जाने से पहले विक्टिम थोड़ा झिझकता है। सेक्सटॉर्शन का मामला गंभीर है, सब टारगेट है। इसके लिए कैसे सतर्क रहें? अगर आप ट्रैप में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या आगे कदम उठाएं, कैसे डील करें? देखिए, सेक्सटॉर्शन जो है, पहली बात तो ये है कि हमें हल्के लालच में नहीं फंसना है, और दूसरी बात है फिर डर से भी पार पाना है। इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा करके ऐसे लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं आपके साथ। हम सोचते हैं ना कि बड़ी हमारी सपनों की दुनिया होती है, कि रियल लाइफ में तो मान लिया कोई अच्छे से रिलेशन नहीं बन पाया, चलो वर्चुअल वर्ल्ड से बना लेते हैं।
तो भाई वर्चुअल वर्ल्ड से हमें सोचने की बात है, हमें 4 बार अपने से क्वेश्चन करना चाहिए कि सामने वाली कोई लड़की या कोई आदमी क्यों मेरे से रिलेशन बनाना चाह रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। अगर कोई अच्छी खूबसूरत लड़की होगी तो उसे रियल लाइफ में भी बहुत सारे रिलेशन मिल जाएंगे, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रही है? तो आप उस पर सवाल तो करिए, फिर आप अलर्ट रहिए कि उसकी फेसबुक में कितने कितने सालों से उसकी प्रोफाइल बनी है, कितनी पोस्टें डली हैं, कितने उसके फ्रेंड हैं। ये सब फेक प्रोफाइल होते हैं, ये महीना 2 महीना में गायब हो जाते हैं। इनकी फ्रेंड संख्या बहुत लिमिटेड होती है और इनके पोस्ट की संख्या और भी ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो हमें इन चीज़ों से अलर्ट होना है कि हमें आसानी से इस तरह से इनके जाल में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अननोन वीडियो कॉल वो लेटेस्ट बना लिया इन्होंने। बस आपको मौका ही नहीं है कुछ भी, ना आपने कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करी ना कुछ, बस एक वीडियो कॉल आ रही है और आपने गलती से जल्दबाजी में उठा लिया तो बस उधर से दूसरी तरफ से आदमी कपड़े उतार लेता है, दूसरा जो अपोजिट वो है, तो उसी का एक शॉट हो गया और फिर वो मॉर्फिंग करके आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो दूसरा पोर्शन ये है कि अब दुनिया को पता चल गया है कि भाई साइबर वर्ल्ड में अब AI आ रही तो धीरे धीरे और ज़्यादा होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो जो साइबर वर्ल्ड में ये पॉसिबल है, आप कम आउट क्लीन, डरिए मत, रिपोर्ट करने से मत डरिए, कम आउट क्लीन कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो एक फ़ोन उठाया था, मुझे क्या पता था उसमें उसने तो सामने वाले ने ऐसा किया हुआ। आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए, आप मीडिया में दे दीजिए, पुलिस को बताइए। तो अगर आपके वो तो आपके डर को कैश कर रहे हैं ना, कभी वो पुलिस वाला बन के कैश कर रहे हैं, कभी वैसे कर रहे हैं। तो अगर आप उस डर से पार पालेंगे तो फिर आपके साथ साइबर क्राइम नहीं हो पाएगा। तो अलर्ट भी रहना है और डरने से भी बचना है। सर, साइबर सेल या साइबर डेडिकेटेड साइबर पुलिस थानों की बात करते हैं जो स्पेशली साइबर क्राइम को डील करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी जो साइबर सेल है इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। मेरे साथ कोई इंसिडेंट अगर होगा तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल थाने में जाऊंगी, मैं वहाँ पे करूँगी, लेकिन वहाँ से सुनने को मिलता है कि ये साइबर का मामला है, आप साइबर पुलिस स्टेशन जाइए। लेकिन छोटे बड़े मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में है साइबर पुलिस स्टेशन, डेडिकेटेड सेल है, छोटे कस्बों में नहीं है। उनको चक्कर मरवाते रहते हैं, इतने में आपके साथ एक दूसरा क्राइम हो जाता है। देखिए, ये ज़्यादा तो इसलिए हो रहा है कि साइबर क्राइम की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसलिए भी हो रहा है कि पुलिस की मैन पावर बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। तो हमने उत्तराखंड में तो एक ही सुरक्षा चक्र चला करके कोशिश की है कि थाना लेवल पे भी कम से कम 4 कर्मचारी जो है साइबर क्राइम को हैंडल करने की, रजिस्टर करने की, वर्कआउट करने की क्षमता रखते हों। ये हमने प्रयास किया है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ये जो टाल मटोल का रवैया एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है। और हर थाना, हर नॉर्मल थाने की भी साइबर क्राइम की ज्यूरिसडिक्शन है, उसको कहीं लॉ लीगली ये नहीं कहा गया कि आप दर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो साइबर क्राइम थाने जो थोड़े स्पेशलाइज थाने हैं, उनके पास बेटर मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर है जो इसको हैंडल कर सकती है। एक बात और बता दूं, जितना भी साइबर क्राइम है वो कहीं ना कहीं IPC की धारा में भी तो कवर्ड है, इंडियन पेनल कोड में, यानी फ्रॉड, फोर्जरी, छेड़खानी, स्टॉकिंग, तो सब कहीं ना कहीं जो है, बुलिंग, तो सब कहीं ना कहीं IPC की दूसरी धाराओं में भी दर्ज है। तो इसका बहाना लेकर के नॉर्मल थाना मना नहीं कर सकता कि मैं दर्ज नहीं करूँगा। वो प्रवृत्ति गलत है और इस प्रवृत्ति को हम हमेशा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। सर, आपने स्पेशलाइज्ड मैन पावर की बात करी, कितना नहीं है, लेकिन साइबर क्राइम की स्पीड की भी आपने बात की कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है बड़े साइबर क्राइम से निपटने के लिए, या फिर इनमें कुछ बदलाव किए जाने की ज़रूरत आप देखते हैं? देखिए, बड़े क्राइम से डील करने के लिए संसाधनों की बड़े वाले की कमी नहीं है, कमी है वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, उसके उतनी संख्या में है, इतने केसेस को रजिस्टर करके हम उसको वर्कआउट कर पाने के लिए उतनी हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। किंतु बड़ा केस है, उसको हैंडल करने की हमारी क्षमता पूरी है। नंबर ऑफ केसेस, इसीलिए मैंने जागरूकता हेतु ये किताब लिखी है कि अकेले पुलिस नहीं लड़ सकती। साइबर एनकाउंटर जो लोग पढ़ लेंगे वो साइबर क्राइम के बारे में इतना ट्रेन हो जाएंगे, उनको समझ आ जाएगा साइबर क्रिमिनल कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्या उनके मोडस ऑपरेंडाई है, किन कमियों का आपका फ़ायदा उठाते हैं और कैसे फिर हम साइबर क्राइम से बचें।
सर लेकिन ये भी तो है कि आप एक तरीके का नया साइबर फ्रॉड आता है, आप उसको सुलझाते हैं, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल है वो भी कहीं ना कहीं 2 कदम आगे हैं कि हम कुछ दिनों बाद सुनते कि एक नई किस्म का साइबर फ्रॉड निकल कर आया है, तो 2 कदम क्रिमिनल भी कहीं ना कहीं पुलिस से आगे रहते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, किंतु जागरूकता तो एक बेसिक हमें नेचर में डालनी है, और वो तो लगातार हम लोग कंटिन्यूस भी जागरूकता फैलाते रहते हैं। नए नए जो मॉडल्स ऑपरेंडी आते हैं उनसे पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं। अभी आया था कि आपकी बिजली काट दी जाएगी रात तक, अगर आप ये वो नहीं करते हैं तो इस पर क्लिक करिए, नहीं तो आपके, है ना। तो ये जो इतने सारे नए नए हथकंडे हैं वो तो बात है ही, उसके लिए हम लोगों को साइबर क्राइम के प्रति अवेयर कर रहे हैं। बट जो मैं बेसिक टिप देना चाह रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है साइबर की दुनिया में, आपसे मांगा जा रहा है, बोला जा रहा है, फ़ोन किया जा रहा है, किसी लिंक पे ले जाया जा रहा है, आप उससे मानने से पहले कुछ समय अपने को दीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड। हाँ, हम लोग क्या है, इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, इतना फास्ट चल रहे हैं, हमने उसने कुछ पॉपअप आया और हमने उसको पढ़ा भी नहीं, ओके कर दिया, क्योंकि मुझे जल्दी है, मैं अगला देखना चाहता हूँ। अरे भाई ओके क्यों कर रहे हो? क्या पता आपका पूरे मोबाइल को उसने हैक कर लिया हो, क्लोनिंग कर लिया हो, आपकी सारी बात, सारी चैट, सारे फोटो वीडियो उसके मोबाइल में चले जाएंगे। तो हम इजीली, हमें 4 सवाल लगा करके ही चीज़ों को एक्सेप्ट करना है इंटरनेट की दुनिया में। सर साइबर अवेयरनेस की आप बात कर रहे थे कि आपकी तरफ से लगातार, सरकार की तरफ से भी लगातार किया जाता है। हम देखते हैं साइबर अवेयरनेस को लेके पोस्टर्स है, होर्डिंग्स है, फ़ोन पर मैसेजेस आते हैं, आप लोगों के जो अपने पेज है, पोर्टल है, उन पे भी लगातार अवेयरनेस के हम चीज़ें देखते हैं। छोटे गांव हैं, शहर है, छोटे कस्बे हैं, हर एक इंसान के पास, हर एक इंसान के हाथ में फ़ोन है, लेकिन अवेयरनेस को लेके उसे नहीं पता कि पुलिस के इस पेज पर अपडेट्स आते हैं जहाँ पे आपको क्या करना, क्या नहीं करना है। तो रूट लेवल पर अवेयरनेस के लिए कैसे हम अलग कैंपेन चला रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो हमने स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस के सेशंस लिए हैं, और लगातार अपने पेजेज पे हम अपडेट करते रहते हैं। ये किताब भी उसी दिशा में एक कदम है, परंतु ऑफ कोर्स जागरूकता की कोई लिमिट तो है नहीं, ये कंटिन्यूस एफर्ट है हमारा, और वो बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, हम हर चीज़ पे सवाल लगाना ज़रूरी है कि ये मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी, या मुझसे OLX में ये एक सस्ता सामान क्यों बेच रहा है? आर्मी वाला है, मान लिया रुड़की से अरुणाचल ट्रांसफ़र हो गया है, तो 10 लोग मिल जाएंगे, 1/10 पे क्यों बेच रहा है? तो हमें 10 सवाल पूछे ना अपने से। अचानक हम लालच में आ जाते हैं, और अचानक फिर ब्लैकमेलिंग का शिकार भी होने लगते हैं। तो हमें खुद में एक बचने की टेंडेंसी भी डालनी है अपने अंदर। हाँ। सर आपकी किताब में ही एक चैप्टर है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह चैप्टर में बताया गया है कि जो 4 धाम यात्रा है उसके लिए पूरे देश भर से लोग आते हैं, साउथ से भी आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो केदारनाथ जाने के लिए उन्हें हेली सर्विस बुक करनी है। हेली सर्विस बुक करने के लिए किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ से लाखों का उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनसे पैसा ले लिया जाता है। पुराने केसेस बहुत आए हैं और अभी भी 2-4 दिन में यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई है? कहाँ रजिस्ट्रेशन करें, कैसे बुक करें? देखिए, ये इस बार राज्य सरकार द्वारा IRCTC जो रेलवे की बुकिंग साइट है उसको अधिकृत कर दिया गया है कि आप IRCTC ही ऑथराइज्ड, केदारनाथ की ऑथराइज्ड हेली बुकिंग सेवा है, सब लोग वहीं पे रजिस्टर करें, उसके अलावा किसी और वेबसाइट पर न जाएं। तो हम इसके प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कुछ फेक वेबसाइट्स बन गई थी, उनको हमने डिलीट भी करवाया है, FIR भी करने की भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों को बार बार अवेयर भी कर रहे हैं। हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे बोला है, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि भाई आप सिर्फ IRCTC से बुकिंग करें और ऐसे लोगों के जाल में ना आए। सर साइबर क्राइम में मामला सुलझा लिया, अब सज़ा की बात करते हैं। सबसे अधिकतम सज़ा साइबर फ्रॉड को लेकर क्या है? या फिर सज़ा दिलाने में, या फिर क्राइम कर लेते हैं, पकड़ लिया, लेकिन सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं है, उनमें क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, जो IT एक्ट है, हाँ, उसमें तो सज़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो IT एक्ट में लगभग सभी में 3 साल के करीब मोटा मोटा सज़ा है। तो उसमें तो परंतु मैं सोचता हूँ कि जितना क्राइम है, हर एक क्राइम IPC में भी कवर्ड है कहीं ना कहीं।
फ्रॉड में, फोर्जरी में, स्टॉकिंग में। तो ये जो आईपीसी के सेक्शंस हैं ये काफ़ी 5 साल 7 साल वाले हैं, कोई कोई 10 साल तक का भी है। तो है इसमें आईटी एक्ट में भी एक दो धाराएं हैं, बट वो बहुत रेयर हैं। जो कॉमन फ्रॉड्स हैं उसमें ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं है। यद्यपि इसमें और सरकारें सोच रही हैं कि इसको और कैसे इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए। जी सर, किताब पर आते हैं, इसमें 12 चैप्टर्स है और इसके जो रियल लाइफ ये कैरेक्टर्स है सारे किताब में जो लिखे गए हैं, अगर हैं तो क्या आपने उनसे बात की है किताब लिखते टाइम, दोबारा उनसे रिकॉल किया गया वो मोमेंट क्या था, कैसे हुआ था फ्रॉड? देखिए जब ये किताब लिखेगी तो ये सच्ची कहानियों पे बेस्ड है किताब। हमने इसमें यही कहते हैं कि सच्ची कहानियों पे बेस्ड है। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग विक्टिम से इसलिए नहीं मिले कि विक्टिम पहले ही पीड़ित था, पहले ही बेचारा अपनी दुख में था, तो और जाके उसके ज़ख्म को खरीदने का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं था। लेकिन हमने बाकी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या फिर उन्होंने जो भी मतलब जो उन्होंने कुछ तहकीकात करके उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी उसी को हमने इन कहानियों में पिरोने की कोशिश की है। और इसमें हर एक कहानी के अंदर हमने लेसन्स डाले हैं। हमने किसी न किसी रूप में ये बताने की कोशिश की है कि क्या करने से वो विक्टिम फंसा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मालूम है कि वो कैसे ट्रैप हुआ था। तो ये चीज़ें बीच में इंटरलीव की गई हैं, हर एक स्टोरी में डाली गई हैं। और स्टोरी के एंड में तो साइबर टिप्स हैं ही हैं इसमें, जिसको पढ़ के कि बहुत लोगों को अपने आप को अवेयर रखेंगे और उनसे बच सकते हैं। ये बड़ी थ्रिलर भी है ये किताब। सिंपली साइबर कहानियाँ मतलब रियल लाइफ स्टोरीज तो हैं ही हैं, बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज। हमने नाम ओरिजिनल नहीं रखे, नाम बदल दिए हैं जिससे किसी को वो ना लगे। बट कहीं ये इसका बहुत थ्रिलिंग भी है कि क्राइम हुआ कैसे और वर्कआउट कैसे हुआ और पुलिस कैसे पकड़ पाई। अफ्रीका नाइजीरिया का क्रिमिनल है, कैमरून का क्रिमिनल है, कोई उड़ीसा से है, कोई अरुणाचल प्रदेश से है, कोई जामताड़ा से है, मेवात से। तो वो एक प्रकार से काफ़ी इसमें थ्रिल भी है इस किताब में। जब पाठक पढ़ेंगे तब उन्हें समझ आएगा। सर, एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करते हैं। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिर हम 20 की देखें, 19 का डेटा देखें, ये जो आंकड़ा है साइबर क्राइम का उसके प्रतिशत में इजाफा ही हुआ, वो कम नहीं हुआ है। आपके उत्तराखंड की बात कर लें, नेशनल लेवल की बात करें। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये आज की तारीख में पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और एवर ग्रोइंग है। क्योंकि लोगों के लिए साइबर क्राइम कमिट करना बहुत आसान है। जब आप एक फिजिकल क्राइम करते थे तो आप 10 रिस्क उठाते हो। आपको चोरी करनी है, लूट करनी है, डकैती करनी है, मर्डर करना है, किडनैपिंग करना है, तो आप कहीं जाएंगे हैं, रात में चोरी करेंगे, छुपे छुपे घर में जाएंगे, कोई देख लेगा, लेगा, पकड़ के पिटाई करेगा, मार भी सकता है। इसी तरह से यही लूट के साथ दूसरा आदमी आप ही का वेपन छीन के आपको मार सकता है। तो उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। आपकी फिजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा, आप सीसीटीवी के थ्रू पकड़े जाते हो। पर यहाँ तो आप क्राइम करने में आपको कभी कभी तो 10 सेकंड लग रहा है, 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, और वो भी हज़ारों मील दूर बैठे आप क्राइम कर सकते हो। आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बैठे हो जामताड़ा में और विक्टिम बैठा है कोई उत्तराखंड में, कोई केरला में, कोई गुजरात में है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमने किताब लिखने की सोची है कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, तभी जा कर के ये कंट्रोल होगा। सर, आखिरी में आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगी, साइबर टिप्स क्या देंगे आप, जो इस किताब में भी आपने जिनका जिक्र किया, उसके अलावा और भी क्या कुछ 3 बड़े टिप्स? देखिए, इसमें हर स्टोरी के अंदर जैसे मैंने बताया कोई ना कोई सीख दी गई है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि क्यों हम विक्टिम बनते हैं, 3 कारण से बनते हैं। एक होती है हमारी ग्रीड, कि हम चाहते हैं कि हमें कम समय में ज़्यादा पैसे मिल जाएं, हमारे पैसे डबल हो जाएं, या मेरे पास अगर कुछ धन है तो और प्राप्त हो जाए मुझे। दूसरा होता है फियर, जो कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि विक्टिम को कहते हैं कि आप अभी अपना KYC अपडेट कराइए 1 मिनट के अंदर, नहीं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो फियर होता है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ होती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी में क्या होता है, जैसे आजकल इतनी सोशल मीडिया पे एड्स आ रही हैं, ऐसी कुछ अनोखी चीज़ें आती हैं जिनको हम क्लिक करके देखते हैं कि अरे क्या है। कभी हमसे अनजाने में भी हो जाता है। जैसे आपने सेक्सटॉर्शन की बात की थी, तो हमने इसमें एक स्टोरी में डाला हुआ है कि सेक्सटॉर्शन में कैसे वो इंसान फंसता है, क्यों वो होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम क्यूरियोसिटी के कारण कोई चीज़ क्लिक कर देते हैं और हम उसी के जाल में फिर फंसते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें मेन बचना चाहिए। और टिप्स में यह है कि पहले तो हम अपने ह्यूमन नेचर, जो हमारी साइकोलॉजी है, उसको हम चेंज करें कि हमें ग्रीड नहीं करना, फियर नहीं करना, और हमें क्यूरियोसिटी नहीं करनी ज़्यादा।
शॉर्ट में तो ये, लेकिन हर एक चैप्टर में और भी टिप्स हैं, तो मेरे ख्याल से अशोक जी इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ OTP। और देखिए जो बेसिक टिप्स की बात करें, मैंने अभी पहले भी बोला था कि OTP हो या QR कोड हो, उससे पैसा आपके खाते से निकलता है, आपके खाते में आता नहीं है। ये हमें जानने की ज़रूरत है। इसी तरह से हमने कहा कि कोई अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आप स्वीकार कर रहे हैं, उससे पहले उसका मोटिव समझिए कि रिक्वेस्ट क्यों आई है, इनका मोटिव क्या है, क्यों मेरे को ऐसा किया जा रहा है, तभी जा कर के उस पर क्लिक करिए। तीसरा, इंटरनेट पे कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हम कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड का समय अपने को दें। ये सबसे ज़रूरी है। हम इतनी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, कुछ पॉपअप हुआ और हम खट से उसको ओके कर देते। मैंने पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े कैसे ओके कर रहे हैं? इसलिए कि मुझे जल्दी है और मैं उसको आगे बढ़ जाएगा कंप्यूटर तो आगे बढ़ जाएगा आपका, किंतु तब तक तो जाने कितना बड़ा घोटाला आपके साथ हो जाएगा। तो हमें हर चीज़ में 10 सेकंड का समय देना है। और आजकल तो बहुत सारे नए नए मेथड्स जो आ रहे हैं, उसमें इवन जो आपका आधार कार्ड है उसके बायोमेट्रिक्स का मिसयूज हो सकता है। तो हमें उसकी UIDAI की वेबसाइट जो है उस पर ऑप्शन है आपको अपने बायोमेट्रिक्स लॉक करने का, वो करा देना चाहिए हर आदमी को, नहीं तो उसका कोई मिसयूज कर लेगा। आधार बेस्ड बैंकिंग आ रही है, तो डार्क वेब से या कहीं से भी आपका डाटा निकाल के, फिंगरप्रिंट निकाल के, उससे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि लोगों को डरना नहीं कि मैं सारा का सारा जो ऑनलाइन लाइफ आगे बढ़ रहा है कि मैं उससे डर जाऊं। लाइफ ने आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ना है, हमारी एजुकेशन, हमारे जॉब्स, हमारी बैंकिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो क्राइम भी ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन होते हुए क्राइम से डरना नहीं है, किंतु उसके चैलेंज को फेस करना है, उसमें अलर्ट होना है कि कैसे हम इससे बचें। ये मेरी ओर से वो है जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार और DRDO के पूर्व साइंटिस्ट OP मनोचा। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को साइबर क्राइम से और फ्रॉड से कैसे बचे, कैसे सावधान रहे, कैसे सतर्क रहे, कोई ना कोई साइबर टिप ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।